हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए बाइनोमियल थ्योरम में आगे अपना सफ़र लेके चलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। पहली बार अगर आप चैनल पे आ रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल फ्री में जेई के सारे मैथमेटिक्स टॉपिक्स कवर करेंगे। फिलहाल हम बाइनोमियल थ्योरम में चल रहे हैं, 5 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम में एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। मतलब किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस चैनल पे और इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है एप्लीकेशन, दैट इज डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स। तो बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू हम लोग कई सारी डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स को भी कैटर करते हैं। किस तरीके से कैटर करते हैं समझते हैं। सबसे पहला तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर कभी भी आपके पास x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n होता है, जहां n इज एनी नेचुरल नंबर, तो हमारा ये टर्म हमेशा x माइनस वाई से डिविजिबल होता है। ठीक है। दूसरा, जब भी हमारे पास x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n होता है, जहां n ऑड है नेचुरल नंबर, तो ये हमेशा x प्लस वाई से डिविजिबल होता है। तो ये दो चीज़ें हम हमेशा याद रखेंगे। इसमें एक और चीज होती है कि जैसे मान लीजिए x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n है, ठीक है, जहां n इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर है अगर, तो इस केस में दिस इज डिविजिबल बाई बोथ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ठीक है, ये दोनों से ही डिविजिबल होता है। कैसे, आप समझिए। क्योंकि अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर में, और इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना, एंड एक्स सॉरी वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर में। तो क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एक्स प्लस वाई से भी डिविजिबल है और एक्स माइनस वाई से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये कुछ बातें याद रखेंगे तो हमें डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए सीधे सवालों से ही शुरुआत करते हैं। और भी कई एप्लीकेशन है, हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन में ही इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है कि प्रूव दैट 2 टू द पावर 4n माइनस 2n टाइम्स 7n प्लस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई स्क्वेयर ऑफ 14। हमें ये बताना है कि ये स्क्वेयर ऑफ 14 से डिविजिबल हो। अब देखिए, ऐसे में कभी भी अगर इस तरह की डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है यहाँ पे, कि हमें पहले देखना है कि किससे डिवाइड करना है। तो हमें स्क्वायर ऑफ 14 से। तो आइडिया ये है कि जो भी पावर n में नंबर आता है, जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर 4n दिया हुआ है, तो इसको हमें ये देखना है कि क्या हम 14 प्लस 1 या 14 माइनस 1 के फॉर्म में 2 का कोई भी पावर एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या। तो 14 प्लस 1 हो जाता है 15, 14 माइनस 1 हो जाता है आपका 13। क्लियरली 2 टू द पावर n को हम कभी भी 15 और 13 के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, फिर अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे कि हम 14 का मल्टीपल या सब मल्टीपल देखते हैं। ठीक है, 14 का मल्टीपल या तो मल्टीपल प्लस 1 या मल्टीपल माइनस 1 2 टू द पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए, या फिर 14 का सब मल्टीपल प्लस 1 या सब मल्टीपल माइनस 1 2 टू द पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए। तो यहां पे अगर हम देखते हैं कि 14 का मल्टीपल तो नहीं, लेकिन सब मल्टीपल अगर हम लेते हैं, यानी इसको अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर हमारे पास आता है 7। 7 प्लस 1 लेंगे तो 8 होता है। इसको 2 टू द पावर n के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फंडामेंटल आइडिया यहां पे ये है कि आपको जिस भी टर्म से डिवाइड करना है, सबसे पहले जो भी आपके पास एक्सप्रेशन में पावर n में हो, उसको आप देखिए कि क्या हम उसके किसी भी पावर को उस नंबर से जिससे डिवाइड करना है, उसके प्लस 1 या माइनस 1 में ला सकते हैं क्या। अगर नहीं ला सकते तो उसके मल्टीपल प्लस 1 माइनस 1 में ला सकते हैं क्या। अगर वो भी नहीं ला सकते तो उसके सब मल्टीपल प्लस 1 या माइनस 1 में ला सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये तीन चीजें चेक करनी है। जैसे ही हमें मिल जाता है
तो फिर उसके आगे की कहानी कैसे होती है हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने देखा कि 14 का सब मल्टीपल होता है 7, 7 + 1 8 होता है और उसको 2 टू द पावर 2 का पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें शुरुआत में 2 टू द पावर 4n दिया हुआ है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो चलिए 2 टू द पावर 4n है, इसको सबसे पहले हमें 8 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसमें से मैं 2 टू द पावर n एक बाहर निकाल के और 2 टू द पावर 3n लिख लेता हूं, ठीक है। और 2 टू द पावर 3n को फर्दर मैं लिखता हूं इस तरीके से, ध्यान से देखिए, 2 क्यूब टू द पावर n। अब इस 2 क्यूब को हम 8 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर n। 8 को मैं लिखता हूं 7 + 1 टू द पावर n, ठीक है। अब जैसे ही ये एक्सप्रेशन हमने लिख लिया, इसका करना है हमें एक्सपेंशन, ठीक है। इसको करेंगे हम एक्सपैंड, तो यहां पे हो जाएगा 2 टू द पावर n, ठीक है। इसको एक्सपैंड करिएगा तो C0 तो 1 होता है, तो 7 टू द पावर n प्लस C1 7 टू द पावर n - 1 प्लस C2 7 टू द पावर n - 2 एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। Cn-1 n हो जाता है, तो n इंटू 7 टू द पावर n माइनस ऑफ n - 1। तो एक काम करते हैं, यहां पे पहले लिखते हैं Cn-2 7 स्क्वेयर, है ना, n-2 7 स्क्वेयर एंड देन प्लस C ऑफ n-1 n हो जाता है, तो n इंटू 7 एंड प्लस 1। इस तरीके से हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अब अगर हम यहां से लेके यहां तक के टर्म्स को देखते हैं, यहां से लेके यहां तक के टर्म्स को देखते हैं, तो क्लियरली ये क्या है, 7 स्क्वेयर से डिविजिबल है। तो ये है आपका डिविजिबल बाई 7 स्क्वेयर। तो 7 स्क्वेयर को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो ये 2 टू द पावर n इंटू 7 स्क्वेयर, ठीक है। यहां से यहां तक के टर्म्स आपके हो जाएंगे 7 टू द पावर n - 2 एंड प्लस सो ऑन अप टू C ऑफ n - 2, ठीक है। इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, तो इसको बाहर निकालिएगा तो ये 7n + 1 लिखा हुआ है, तो प्लस 2 टू द पावर n इंटू 7n + 1। इसको इधर लाके इधर हम माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 4n माइनस 2 टू द पावर n इंटू 7n + 1, ठीक है क्या। और ये आ जाएगा आपका 2 टू द पावर n 7 स्क्वेयर, और यहां पे आ गया आपका 7 टू द पावर n - 2 से लेकर C ऑफ n - 2 तक। अब देखिए ध्यान से, यही वाला टर्म यहां पे लिखा हुआ था, ये जो टर्म यहां पे लिखा हुआ था ये वही है, ठीक है। अब हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो पूरा टर्म है 7 स्क्वेयर से डिविजिबल है, लेकिन हमें 7 स्क्वेयर से नहीं, हमें 14 स्क्वेयर से बताना था। तो अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है, तो यहां पे एक 2 स्क्वेयर का भी फैक्टर आ जाएगा। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है, तो यहां पे 2 स्क्वेयर का एक फैक्टर आ जाएगा। अब 2 स्क्वेयर का फैक्टर आ जाएगा तो क्लियरली 2 स्क्वेयर इंटू 7 स्क्वेयर मिलके 14 स्क्वेयर बन जाएगा। तो इतना तो हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 14 स्क्वेयर से डिविजिबल है। तो क्लियरली दिस इज डिविजिबल बाय 14 स्क्वेयर फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन हमें बात करनी थी कि डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ 14 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमने नेचुरल नंबर सिर्फ 2 या 2 से आगे के बारे में बात करी है। यहां पे एक नेचुरल नंबर छूटा हुआ है हमारा, कौन सा, n = 1। तो हम क्या करेंगे, n = 1 के लिए अलग से स्पेसिफाई करेंगे। तो फॉर n = 1, है ना, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा 2 टू द पावर 4n माइनस 2 टू द पावर n इंटू 7n + 1, इसकी वैल्यू होगी n = 1 डाल दीजिए, तो 2 टू द पावर 4 इज 16 माइनस 2 इंटू 8, तो ये आ जाता है आपका 0। एंड 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए तो हमने बता ही दिया था कि ये 14 स्क्वायर से डिविजिबल है, और n = 1 के लिए भी ये 14 स्क्वायर से डिविजिबल है। तो using these two arguments we can conclude that this will imply,
तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 14 स्क्वायर, divisible by 14 square. So using these two arguments, we can conclude that 2 to the power 4n minus 2n into 7n plus 1 is divisible by 14 square. ठीक है? तो आई होप यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरीके से डिविजिबिलिटी के प्रॉब्लम्स को लेके आगे बढ़ते हैं. ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 64. किससे डिविजिबल बताना है? 64 से. अब हम देखते हैं कि 3 का पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या 3 का कोई भी पावर 64 प्लस 1 या 64 माइनस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन 64 का अगर स्क्वायर रूट करें तो 8 आता है, 8 स्क्वायर, है ना. डिविजिबल बाई 64 यानी डिविजिबल बाई 8 स्क्वायर की बात करनी है आपको. 8 है, उसको हम 3 स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो हम यहां पे काम करेंगे कि 3 स्क्वायर करेंगे और 9 को हम लिखेंगे 8 प्लस 1. तो यहां से शुरू करते हैं. 3 टू द पावर 2n प्लस 2 से शुरू करते हैं. सिंस हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 8 से डिविजिबिलिटी का, तो 3 स्क्वायर को हम लोग 9 लिखेंगे और 9 को 8 प्लस 1 लिखेंगे. तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, 3 स्क्वायर टू द पावर n प्लस 1. ठीक है क्या? तो ये बन जाएगा 9 और इस 9 को मैं लिखता हूं 8 प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1. अब इसका करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करिएगा तो ये 8 टू द पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 c0, n प्लस 1 c1, 8 टू द पावर n, एंड ये आगे बढ़ता जाएगा, प्लस ये बनेगा n प्लस 1 सी n इंटू 8 एन प्लस n प्लस 1 सी n प्लस 1, तो वो बन जाएगा 1. ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये बनता है आपका यहां से लेकर, अगर एक और टर्म मैं यहां पे लिख लूं, चलिए यहां पे लिख लेता हूं n प्लस 1 सी n माइनस 1 8 स्क्वायर, एंड देन लिखता हूं n प्लस 1 सी n 8 n प्लस 1. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक के टर्म्स मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि 8 स्क्वायर से डिविजिबल है, तो मैं 8 स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लेता हूं. ठीक है, और ये टर्म आपका बन जाएगा 8 टू द पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन n प्लस 1 सी n माइनस 1. ठीक है, इसको मैं बाहर कर देता हूं, तो यहां पे लिखा हुआ है प्लस 8 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 सी n की वैल्यू n प्लस 1 n प्लस 1. इसको मैं LHS में ले आता हूं, तो ये बन जाएगा 3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस, देखिए ये लिखा हुआ है 8n माइनस 9, तो 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64 टाइम्स, और ये आपका 8 टू द पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस n प्लस 1 सी n माइनस 1, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाई 64. LHS आपका इसके बराबर है, और ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि 64 से डिविजिबल है, तो दिस इज डिविजिबल बाई 64. तो क्लियरली ये वाला टर्म भी आपका 64 से डिविजिबल होगा, तो दिस इज प्रूव्ड. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 53 टू द पावर 53 माइनस 33 टू द पावर 33 इज डिविजिबल बाई 10. ये हमें प्रूव करना है. अब यहां पे हम वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n जो होता है वो x माइनस वाई से ऑलवेज डिविजिबल होता है. ठीक है, तो आइए देखते हैं. यहां पे हमें दिया हुआ है 53, लेकिन एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है कि यहां का पावर और यहां का पावर डिफरेंट है. अगर ये पावर सेम होते तो हम अलग तरीके से इसको ट्रीट करते, लेकिन सिंस यहां पे पावर डिफरेंट है तो हम इसको फिर अलग तरीके से ट्रीट करेंगे. ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए. 53 टू द पावर 53. ठीक है, इसमें मैं खुद से क्या करता हूं, माइनस 3 टू द पावर 53 सब्ट्रैक्ट. देखो, अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस. देयर कुड बी अदर अप्रोचेस फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एज वेल. ठीक है, तो ये मैंने खुद से लिया है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा 3 टू द पावर 53. ठीक है, फिर यहां पे हो जाएगा आपका माइनस 33 टू द पावर 33,
-33 टू द पावर 33। इसमें मैं क्या करता हूं, इसका माइनस कॉमन लेके इसमें भी मैं 3 टू द पावर 33 माइनस करता हूं। तो इफेक्टिवली हमने ऐड किया है 3 टू द पावर 33, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है क्या, ये इस तरीके से एक्सप्रेशन बन गया। अब देखिए इसको मैं ग्रुप करूंगा, तो इसको लिखता हूं मैं 53 टू द पावर 53 माइनस 3 टू द पावर 53। ठीक है, ये एक साथ आ गया। फिर प्लस ये वाला टर्म मैं एक साथ लिखता हूं 33 टू द पावर 33 माइनस 3 टू द पावर 33। ठीक है, इसको एक साथ लिखा और इन दोनों को मैं साथ लिखता हूं, तो इन दोनों में से 3 टू द पावर 33 कॉमन आ जाएगा और यहां पे बच जाएगा आपका 3 टू द पावर 20 माइनस 1। ठीक है क्या, तो इस तरीके से टर्म बने। अब देखिए ध्यान से, यहां पे ये वाला जो टर्म होगा, ठीक है, ये x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n का फॉर्म है, तो ये x माइनस वाई से डिविजिबल होगा, तो ये आपका हो गया डिविजिबल बाई 50। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डिविजिबल बाई 30, है ना। तो बात बची सिर्फ 3 टू द पावर 20 माइनस 1 की। तो अगर ये 50 से डिविजिबल है तो 10 से डिविजिबल होगा, 30 से डिविजिबल है तो भी 10 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये 10 से डिविजिबल हो गया तो अपना काम हो जाएगा। तो ऑल वी नीड टू प्रूव इज कि दिस इज डिविजिबल बाई 10, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सिंस हमें 10 से डिविजिबल बनाना है इसको, तो मैंने बोला था कि जिससे भी डिविजिबिलिटी आपको टेस्ट करनी है उसके +1 या -1 में इसका कोई एक्सपोनेंट जाना चाहिए। तो 3 स्क्वायर जो होता है 9 होता है, दैट कैन बी रिटन एज 10 माइनस 1। तो यहां पे 3 टू द पावर 20 माइनस 1 अगर हम लिखना है, हमें लिखना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं 3 टू द पावर 20 से, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 9 टू द पावर 10 और 9 को मैं लिख सकता हूं 10 माइनस 1 टू द पावर 10। ठीक है क्या, इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 10 माइनस 10c1 10 टू द पावर 9 प्लस सो ऑन, फिर आपका आएगा माइनस 10c9 इंटू 10 एंड प्लस 1। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक के टर्म्स अगर आप देखो तो ये डिविजिबल बाई 10 है, दिस इज डिविजिबल बाई 10। तो इस 1 को अगर मैं इधर लेते आता हूं तो ध्यान से देखिए 3 टू द पावर 20 माइनस 1 विल बिकम, इन सब में से अगर मैं 10 कॉमन ले लूं तो यहां पे बच जाएगा 10 टू द पावर 9 माइनस 10c1 10 टू द पावर 8 एंड प्लस सो ऑन। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, डिविजिबल बाई 10। सो दिस इज, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 10। ठीक है, तो ये 50 से डिविजिबल है, ये 30 से डिविजिबल है, ये 10 से डिविजिबल है, तो ओवरऑल ये टर्म किससे डिविजिबल हो जाएगा, ओवरऑल ये टर्म 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देयरफॉर इसको अगर मैं s बोलूं, ठीक है, तो दिस विल इंप्लाई देयरफॉर s इज डिविजिबल बाई 10। तो ये प्रूफ हो गया। और भी कई तरीके हो सकते थे, इसको मैं ऐसे लिखता 53 टू द पावर 53 माइनस 33 टू द पावर 53 एंड प्लस 33 टू द पावर 53। फिर आगे थोड़ा और मैनिपुलेशन करना होता और उस तरीके से भी हम लोग अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए, अच्छा एक और सिंपल अप्रोच, यहां पे बहुत ही सिंपल अप्रोच है, इसमें कोई भी बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसको दिखाना है कि ये डिविजिबल बाई 10 है, तो यानी हमें ये दिखाना होगा कि ये जो टर्म है, ये एक्सप्रेशन है, इसका लास्ट डिजिट 0 होगा। यानी अगर मैंने ये दिखा दिया कि इसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट दोनों सेम होगा, तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट अगर 5 हुआ और इसका भी लास्ट डिजिट अगर 5 हुआ तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लास्ट डिजिट 0 चला जाएगा, है ना। दूसरी बात ये भी है, तो मतलब ये एक सेकंड अप्रोच हो गया एक तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो आपके पास 53 टू द पावर 53 है और माइनस
33 टू द पावर 33 है, ठीक है। एक तरीका इसको ये भी है इसको देखने का कि इस 53 टू द पावर 53 को हम 50 प्लस 3 टू द पावर 53 लिख सकते हैं, है ना। और इसको अगर एक्सपैंड करिएगा, इसको अगर एक्सपैंड करिएगा तो ये 50 टू द पावर 53 से शुरू होगा एन प्लस 53C1 50 टू द पावर 52 इंटू 3 करते करते ये आपका जाएगा 53C52 इंटू 50 इंटू 3 टू द पावर 52 एन प्लस 3 टू द पावर 53। तो अगर ध्यान से देखिए तो इस पूरे एक्सप्रेशन का अगर हम देखें तो ये यहां से लेकर यहां तक के टर्म्स 10 से डिविजिबल हैं, यहां से लेकर यहां तक के टर्म्स 10 से डिविजिबल हैं, यानी क्लियरली यहां से लेकर यहां तक के टर्म्स का जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो इस पूरे 53 टू द पावर 53 का जो भी लास्ट डिजिट होगा दैट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 53, ठीक है क्या। सिमिलरली 33 टू द पावर 33 का जो लास्ट डिजिट होगा वो अगेन 3 टू द पावर 33 का लास्ट डिजिट होगा, है ना। तो अगर इसकी डिविजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका हम ढूंढना चाहते हैं व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है, तो लास्ट डिजिट ऑफ 53 टू द पावर 53 is going to be same as the last digit of 3 to the power 53, and similarly last digit of 33 to the power 33 is going to be same as last digit of 3 to the power 33, है ना। तो लास्ट डिजिट ऑफ 53 टू द पावर 53 माइनस 33 टू द पावर 33, है ना, is going to be equal to last digit of 3 टू द पावर 53 माइनस 3 टू द पावर 33, है ना। तो इसी का लास्ट डिजिट तो हमें निकालना है। अब देखिए लास्ट डिजिट जो होता है ना वो रिपीट करता है, कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखिए 3 टू द पावर 1 लीजिएगा तो वैल्यू होती है 3, 3 स्क्वायर लीजिएगा तो लास्ट मतलब वैल्यू होती है 9। हम सिर्फ लास्ट डिजिट के बारे में बात करेंगे, है ना। 3 क्यूब अगर लीजिएगा, ठीक है, तो लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट है आपका, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट्स प्लेस पे। 3 स्क्वायर अगर लीजिएगा तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 7। 3 टू द पावर 4 लीजिएगा तो 81 होता है, लास्ट डिजिट हो गया 1। अब यहां से आगे अगर आप देखते हैं तो ये लास्ट डिजिट रिपीट करेंगे। देखिए 3 टू द पावर 5 अगर लीजिएगा तो इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा 3, वापस से 3 टू द पावर 6 लीजिएगा, लास्ट डिजिट हो जाएगा 9 एंड सो ऑन। तो यानी कहने का मतलब कि इसका जो लास्ट डिजिट का पीरियोडिसिटी है, ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ रिपीटिंग द लास्ट डिजिट, ये इज इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। लास्ट डिजिट की पीरियोडिसिटी क्या है 4 है। तो लास्ट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 53 क्या रहा होगा, तो 53 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 53 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा। तो अगर आप देखेंगे तो 52 इज डिविजिबल बाई 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 52 यानी 1 इंटू 3, तो 13 टाइम्स 4 प्लस 1। अब देखिए ये 3 टू द पावर 4 अगर आप लीजिएगा तो 81 और उसका पावर 13 करिएगा तो लास्ट डिजिट हमेशा 1 आएगा, और इंटू 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट डिजिट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 3 ओनली, है ना, क्योंकि आपने 3 टू द पावर 53 को ऐसे लिखा है, समझिए 3 टू द पावर 53 को आपने लिखा, ठीक है, इसको आपने लिखा 3 टू द पावर 13 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। तो इसमें पीरियोडिसिटी 4 की होती है, तो जो 3 टू द पावर 1 का लास्ट डिजिट होगा वही 3 टू द पावर 53 का लास्ट डिजिट होगा, तो ये आपका आ जाएगा 3। सिमिलरली लास्ट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 33, अब 3 टू द पावर 33 को आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 8 इंटू 4 प्लस 1,
तो इसकी भी पीरियोडिसिटी 4 थी, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा 3 टू द पावर 33 का विल बी सेम एज लास्ट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 1, तो ये भी आपका आ गया 3। तो देयरफॉर लास्ट डिजिट ऑफ 53 टू द पावर 53 माइनस 33 टू द पावर 33, ये आपका आ जाएगा 0। और अगर लास्ट डिजिट 0 आ गया तो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 10 से। तो इस तरीके से भी आप इसको अप्रोच कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 85। अब देखिए इसमें भी वही अप्रोच हम यूज करेंगे। तो यहां से अगर मैं देख रहा हूं 25 टू द पावर n माइनस 20 टू द पावर n, इसको मैंने साथ में लिया, माइनस 8 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n, इसको मैंने साथ में लिया। तो क्लियरली x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n का फॉर्म है, तो ये x माइनस वाई से डिविजिबल होगा, सिमिलरली ये भी x माइनस वाई से डिविजिबल होगा। यानी ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो ये डिविजिबल बाई 5 है, ये डिविजिबल बाई 5 है। तो क्या मैं ओवरऑल इसको कह सकता हूं कि दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी 5 है, 25 और 20 का डिफरेंस 5 है, और 8 और 3 का भी डिफरेंस 5 है। तो ये पूरा टर्म डिविजिबल बाई 5 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और रीअरेंज करते हैं। इस बार मैं इसको और इसको साथ में लिखता हूं, तो 25 टू द पावर n माइनस 8 टू द पावर n को साथ में लिख लिया, फिर माइनस 20 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n को साथ में लिख लिया। वापस से x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n का फॉर्म आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस 25 और 8 का डिफरेंस अगर हम देखें तो 17 होता है, 20 और 3 का भी डिफरेंस अगर हम देखें तो 17 होता है। तो यानी क्लियरली ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा दिस विल बी डिविजिबल बाई 17। अब देखिए ये इसको मान लेते हैं s लिखा हुआ है और इसको मान लेते हैं s लिखा हुआ है। तो s जो है वो 5 से डिविजिबल है, s जो है वो 17 से भी डिविजिबल है। तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते कि दिस विल इंप्लाई s इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 17, दैट इज 5 इंटू 17, और ये आपका हो जाएगा 85। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है क्या। अगर कोई भी नंबर 5 से भी डिविजिबल हो, 17 से भी डिविजिबल हो, तो दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया? 85, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है क्या। तो ये अभी तक जितने सवाल हमने किए उसमें मोस्टली हमने डिविजिबिलिटी चेक करी है। अब नेक्स्ट जो सेट ऑफ एप्लीकेशन आता है बाइनोमियल थ्योरम का, वो होता है रिमाइंडर प्रॉब्लम्स। यानी आपको इस बार रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। वो भी कैसे निकालना है? तो मोस्ट ऑफ द वर्किंग इसकी डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स की तरह ही होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए देखिए सवाल यहां पे है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 6 टू द पावर n माइनस 5n इज डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है। क्लियर है? देखो करने के इसके तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है जो हमने बाइनोमियल थ्योरम देखा, दूसरा तरीका है इसको इंडक्शन से भी करते हैं, लेकिन सिंस इंडक्शन सिलेबस में हमारे नहीं है उतना एक्सटेंसिवली, या फिर हम उसको उस तरीके से यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग इंडक्शन पे अभी नहीं जाएंगे। हम लोग बात करते हैं सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम की, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए किससे डिवाइड करना है हमें? 25 से। 25 इज 5 स्क्वायर। तो अगर हमने ये शो कर दिया कि ये जो टर्म है ये 5 स्क्वायर से डिविजिबल है, तो अपना काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, ये जो 6 टू द पावर n है वहां से शुरुआत करता हूं। 6 टू द पावर n को मैं लिखता हूं 5 प्लस 1 टू द पावर n, ठीक है। इसको एक्सपैंड करिए तो ये बन जाएगा 5 टू द पावर n प्लस nc1 5 टू द पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस ncn माइनस 2 5 स्क्वेयर प्लस ncn माइनस 1 5 n प्लस 1, ठीक है क्या। ध्यान से देखिए, अब यहां से यहां तक के टर्म तो 5 स्क्वायर से डिविजिबल है, तो मैं 5 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, 5 स्क्वायर, और अंदर में जो भी टर्म बचेगा वो कोई ना कोई एक इंटीजर ही होगा, ठीक है।
चलो अभी फिलहाल के लिए लिख लेते हैं 5 टू द पावर n माइनस टू प्लस ये आपका nc1 5 टू द पावर n माइनस थ्री एन प्लस वन nCn माइनस टू, ये हो गया। ये आपका बन जाएगा प्लस 5n n प्लस वन। ये पूरा टर्म 25 से डिविजिबल है, तो इसको मैं 25k लिख देता हूं, ठीक है। और ये 5n को मैं इस तरफ लेते आता हूं, तो यहां पे आ गया 6 टू द पावर n माइनस 5n, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 25 और इसके बदले में मैं कोई कांस्टेंट k रख देता हूं और प्लस 1 बच जाएगा। तो ये जो 6 टू द पावर n माइनस 5n है, ये 25k प्लस 1 के फॉर्म में है। तो अब इसको अगर आप 25 से डिवाइड करिएगा तो कोशेंट आपका आ जाएगा k और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जो रिमाइंडर आना था, ठीक है, आपका जो रिमाइंडर आना था वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से हमारे पास कुछ सवाल है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 32 इज डिवाइडेड बाई 3। तो 2 टू द पावर 32 को मैं लिखूंगा 3 माइनस 1 टू द पावर 32, क्योंकि डिवाइड हमको किससे करना है, 3 से। इसका अगर आप एक्सपेंशन लिखिएगा तो 3 टू द पावर 32 माइनस 32c1 3 टू द पावर 31 प्लस सो ऑन, ठीक है। ये जाएगा आपका माइनस, ठीक है, 32c31 इंटू 3 एन प्लस 1। तो देखिए ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का टर्म ये डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। तो 3 कॉमन अगर आप ले लीजिएगा तो इसको मैं ऑफ द फॉर्म 3k लिख सकता हूं और यहां पे आ जाएगा प्लस 1, ठीक है क्या, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक के सारे टर्म्स में से आप 3 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा टर्म डिविजिबल बाई 3 है और आपके पास एक बचा हुआ प्लस 1 है। तो ये आ गया आपका 3k प्लस 1 के फॉर्म में। 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आपका k आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 1। सो इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, बी ऑप्शन, 2 टू द पावर 31 इज डिवाइडेड बाई 3। तो वापस से इसको 3 माइनस 1 टू द पावर 31 लिखते हैं। ये एक्सपेंशन हो जाएगा 3 टू द पावर 31 माइनस 31c1 3 टू द पावर 30 प्लस सो ऑन, ठीक है। ये जाएगा आपका प्लस 31c30 3 एन माइनस 1 के फॉर्म में। एक्सपैंड करने के बाद यहां से लेकर यहां तक के वापस से आपको नंबर्स या टर्म्स हैं वो डिविजिबल बाई 3 है। तो मैं वापस से इसको लिख देता हूं 3k और यहां पे आ जाएगा माइनस 1। तो अब अगर आप बोलिएगा कि इसको 3 से डिवाइड करें तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इसका कोशेंट k और रिमाइंडर माइनस 1 आ जाएगा, नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी रिमाइंडर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो एक तो होता है कि इसमें हम कितना सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। इस केस में आप और कितना सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। देखिए यूजुअली रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम लोग, किसी भी नहीं, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि किसी भी टर्म से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि वो नंबर पूरी तरीके से अपने डिवाइजर से डिविजिबल हो जाए। तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें और कितना सब्ट्रैक्ट करिएगा कि नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, तो हमें 2 और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। या फिर इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इस k को मैं k माइनस 1 लिखता हूं। इसको ध्यान से देखिए, इस k को मैं लिखता हूं k माइनस 1 प्लस 1, है ना, n माइनस 1। तो ये बन जाएगा आपका 3 टाइम्स k माइनस 1 n प्लस 2। ध्यान से देखिए, 3 टाइम्स k माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1, तो 3k माइनस 1 प्लस 2। कोशेंट आपका k माइनस 1, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो इस केस में आपका रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। यहां से भी आप समझ सकते हैं कि इसमें और कितना माइनस करें ताकि ये टर्म 3 से डिविजिबल हो जाए।
तो हमें 2 और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 माइनस करिएगा तो 3 के -3 हो जाएगा, दैट इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। सी में पूछा गया था हमसे 2 टू द पावर 123 इज डिविजिबल बाई 9। तो 2 टू द पावर 123 दिया हुआ है, किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है? 9 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 का कौन सा ऐसा पावर होता है जो 9 + 1 या -1 में कन्वर्ट हो सकता है? तो 2 क्यूब होता है। ठीक है, क्या ये 1 2 3 3 से डिविजिबल है? तो है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 3, है ना, और यहां कितना हो जाएगा? 41। ठीक है क्या? अब 2 क्यूब यानी 8, इसको मैं लिख सकता हूं 9 - 1 टू द पावर 41। ठीक है क्या? अब यहां से इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो इसको मैं नीचे ही लाके एक्सपैंड करता हूं, तो ये 9 - 1 टू द पावर 41, इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये 9 टू द पावर 41 माइनस 41C1 9 टू द पावर 40 प्लस सो ऑन। यहां पे आएगा आपका 41C40 इंटू 9 एंड -1। ठीक है क्या? यहां से लेकर यहां तक के टर्म्स 9 से डिविजिबल हैं, तो मैं इसको लिखता हूं 9K, और यहां पे आ जाएगा आपका -1। अब बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसमें और कितना माइनस करें कि हमारा ये पूरा टर्म 9 से डिविजिबल हो जाए। तो हमें 8 और माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे हमारा रिमाइंडर हो गया 8। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं, डी ऑप्शन। 2 टू द पावर 125 इज डिवाइडेड बाई 9। तो डी में है हमारे पास 2 टू द पावर 125। ठीक है, तो हमें इसको पहले तो 2 क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 2 स्क्वायर मैं बाहर निकाल लेता हूं। 2 टू द पावर 123 को मैं 2 क्यूब टू द पावर 41 लिखता हूं। ठीक है, तो ये आपके पास अभी बन गया 4 इंटू, ये कितना हो जाएगा? 9 - 1 टू द पावर 41। ठीक है, इसको एक्सपैंड करिएगा तो 4 टाइम्स ऑफ 9 - 1 टू द पावर 41, ये बन गया 4 इंटू 9 टू द पावर 41 माइनस 41C1 9 टू द पावर 40 प्लस सो ऑन। ठीक है, यहां आपका आ जाएगा प्लस 41C40 इंटू 9 एंड -1। ठीक है क्या? इसको एक्सपैंड करिएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, और इंटू 4 भी कर रहोगे तो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो ये पूरे को 4 के साथ मिला के मैं 9K लिख रहा हूं। ठीक है, और यहां आ जाएगा आपका -4। ठीक है, तो ये 9K -4 का टर्म बना। और कितना माइनस करोगे कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए? तो 5 और माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया यहां पे? रिमाइंडर इज इक्वल टू 5। तो आई होप रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस अब आपको थोड़े ज्यादा समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 103 इज डिवाइडेड बाई 25। अब देखो 7 का कोई भी पावर 25 + 1 या 25 - 1 नहीं हो सकता, लेकिन 25 का एक मल्टीपल है 50, और 7 स्क्वायर हम लिख सकते हैं 50 - 1। ठीक है, तो हम 50 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे इसकी। तो ये ए वाला ऑप्शन है। ठीक है, 7 टू द पावर 103 है, इसको मैं लिखता हूं 7 इंटू 7 टू द पावर 102। ठीक है, और फर्दर मैं इसको लिखता हूं 7 स्क्वायर टू द पावर 51। ठीक है क्या? 7 स्क्वायर आपका 49 होगा, और उसको मैं लिखता हूं 50 - 1। तो 7 इंटू, ये हो जाएगा 50 - 1 टू द पावर 51। एक्सपैंड करते हैं तो ये हो गया 7 इंटू 50 - 1 टू द पावर 51। एक्सपैंड करिएगा तो 7 इंटू
ये हो जाएगा 50 टू द पावर 51 माइनस 51c1 50 टू द पावर 50, है ना, एन प्लस सो ऑन, ये जाएगा आपका 51c50 इंटू 50 एन माइनस 1। ठीक है क्या, समझ में आई बात? अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक के टर्म 50 से डिविजिबल है, तो अगर 50 से डिविजिबल है तो 25 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, है ना। तो इसको पूरा 7 के साथ कंबाइन करके क्या मैं 25k लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 25 से डिविजिबल है। और यहां पे हो गया आपका -7। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 25k -7 के फॉर्म में आया। तो इसमें से और कितना माइनस करोगे सच दैट ये 25 से डिविजिबल हो जाए? तो क्लियरली आपको 18 और माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पे आपका रिमाइंडर कितना हो गया? रिमाइंडर हो गया 18। ठीक है क्या? बी देखते हैं, 2 टू द पावर 2010 डिवाइडेड बाई 17। तो 2 का कितना पावर होता है जो 17 प्लस 1 या -1? तो 2 टू द पावर 4 जाता है। ठीक है, तो 2 टू द पावर 2010, लेकिन ये 4 से तो डिविजिबल है नहीं ये नंबर 2010। नियरेस्ट नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा वो 2008 होगा। तो इसको मैं लिखता हूं 2 स्क्वेयर इंटू 2 टू द पावर 2008। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4। अब इसको 2 टू द पावर 4 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 502। ठीक है क्या, ध्यान से देखिए। अब ये हो गया 16। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 17 -1। इसको फर्दर मैं यहां लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, ध्यान से देखिए, 16 हो जाता, उसको मैं लिख रहा हूं 17 -1 टू द पावर 502। इसको अगर आप एक्सपैंड करिएगा तो 4 इंटू, ये बन जाएगा 17 टू द पावर 502 माइनस 502c1 17 टू द पावर 501 प्लस सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म इसका होगा प्लस 501c500 इंटू 17 एन -1। ठीक है क्या, सॉरी 502 था, तो लास्ट टर्म इसका आएगा -502c501 इंटू 17 एन प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंशन आया। तो यहां से लेकर यहां तक के टर्म अगर आप देखते हो तो ये 17 से डिविजिबल है ना। यहां से लेकर यहां तक का टर्म 17 से डिविजिबल है, तो मैं इसको लिखता हूं 17 के, और यहां पे आ जाएगा आपका +4। तो इसमें से और कितना माइनस करोगे कि 17 से डिविजिबल हो जाए? तो ऑब्वियसली 4 माइनस करना पड़ेगा। तो आपका यहां पे आ गया रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। ठीक है क्या, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। आपको बताना है कि फाइंड द लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स एंड लास्ट 3 डिजिट्स इन 9 टू द पावर 50। तो जब भी आपको इस तरीके से लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट निकालना हो, तो आप हमेशा 10 के मल्टीपल से, यानी 10 से डिवाइड करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस 9 को 9 टू द पावर 50 लिखा हुआ है हमें, इसको मैं लिखता हूं 10 -1। ठीक है, एंड टू द पावर 50। एक्सपैंड करोगे आप तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 50 माइनस 50c1 10 टू द पावर 49, है ना, फिर प्लस सो ऑन। देखिए मैं यहां पे जाता हूं प्लस 50c48 10 स्क्वेयर माइनस 50c49, यहां 48 था, 49 इंटू 10 एंड प्लस 1, ये लिखता हूं। ठीक है क्या, अब ध्यान से देखिए,
इस 50C48 को अगर मैं देखूं 50C48 तो ये हो जाएगा 50C48 इज नथिंग बट 50C2 और इसकी वैल्यू होती है 50 इंटू 49/2। ठीक है क्या? 50 इंटू 49/2। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो ये 25 से कटेगा, तो यहां पे कोई भी लास्ट डिजिट में जीरो नहीं है। ठीक है, लास्ट डिजिट में कोई भी जीरो नहीं है। तो यहां से अगर हम देखें तो इससे जस्ट पहले वाले टर्म तक, इससे जस्ट पहले वाले टर्म तक 10 क्यूब का यहां टर्म रहा होगा। तो इसके जस्ट पहले वाले टर्म तक सारे जो नंबर्स हैं, सारे जो नंबर्स हैं वो किससे डिविजिबल हैं? 1000 से डिविजिबल हैं, 10 क्यूब से। तो इन सारे टर्म्स को मिला के हमारे पास जो लास्ट 3 डिजिट बनेगा, समझिए इसको, इन सारे टर्म्स को मिला के हमारे पास जो लास्ट 3 डिजिट बनेगा वो तीनों डिजिट जीरो होंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिविजिबल बाई 1000 है, डिविजिबल बाई 10 क्यूब है। तो ऑब्वियसली यहां तक का जो कंट्रीब्यूशन हुआ, यहां से यहां तक का कंट्रीब्यूशन, उसके लास्ट 3 डिजिट्स हमेशा ही जीरो होंगे। तो जो भी लास्ट 3 डिजिट हमारे बनने वाले हैं वो इन्हीं 3 टर्म्स की वजह से बनने वाले हैं। तो यानी हमें सिर्फ ये 3 टर्म्स इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। और ये हमने देख लिया ना, क्योंकि यहां पे हमारे पास 50C48 में कोई भी जीरो नहीं बना था। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। 50C48 इसको अगर हम लिखें तो ये आपका लिखा हुआ है 50C2 एंड दिस इज नथिंग बट 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 और ये वैल्यू हो जाती है 25 इंटू 49। अब क्लियरली यहां पे कोई भी जीरो तो बना नहीं, तो इस 50C48 में कोई जीरो नहीं है और यहां पे सिर्फ 10 स्क्वायर है। तो यानी ये जो टर्म होगा इसके लास्ट 2 डिजिट्स ही जीरो होंगे। लास्ट थर्ड डिजिट हमें नहीं पता है, उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी यहां इन तीनों नंबर्स को कैलकुलेट करके और जो लास्ट 3 डिजिट बनेगा वही हमारा फाइनली आंसर होने वाला है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 50C48 को मैं 50C2 इंटू 10 स्क्वायर लिखता हूं। 50C49 को मैं 50C1 इंटू 10 लिखता हूं और प्लस 1 लिखता हूं। तो देखिए ध्यान से, इसको मैंने निकाला ही था, तो ये 25 इंटू 49 हो जाएगा और इंटू 100 माइनस ये हो जाएगा 50 इंटू 10 और प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 9 9 5 45 18 22 और 20 42 2 सिलेक 4 दूनी 8 1 9 925 हो जाएगा। तो 0 0 माइनस 500 एंड प्लस 1। ठीक है क्या? अब सिंप्लीफाई करिएगा तो ये बन गया आपका 9 2 0 0 एंड 1। ठीक है क्या? देखिए ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 45 4 बचा, ठीक है, 18 4 22 और 20 42 2 4 बचा, 4 दूनी 8 4 12। तो यहां 9 नहीं 12 होगा। ठीक है, ये बना। तो सिंप्लीफाई करने के बाद बन जाएगा ये 1 2 2 0 0 1। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा लास्ट 3 डिजिट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 0 1। तो आपसे लास्ट डिजिट पूछा गया तो 1 हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट पूछा गया तो 0 1 हो जाएगा और लास्ट 3 डिजिट्स पूछा गया तो 0 0 1 हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके से लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट के बारे में बात होती है तो हम 10 से डिविजिबिलिटी की के अप्रोच से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूजिंग सूडो फंक्शंस। ठीक है,
तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रखते हैं। इस लेक्चर में हमने बहुत सारी नई चीजें पढ़ी। क्या क्या नई चीजें पढ़ी? हमने एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा। बाइनोमियल थ्योरम तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरीके से होता है, वो चीज हमने यहां पे देखी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्यूडो फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखिए। समझ में आता है तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है इन वीडियोस को बनाने में, है ना। तो दिस विल बेसिकली बूस्ट माई मोटिवेशन, है ना, टू मेक मोर वीडियोस। उस पर कॉमेंट जरूर किया कीजिए। जो भी आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, बुरा लगे तो कमेंट करिए, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे, ताकि मैं कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर सकूं अपने लेक्चर्स को। आपको लगता है कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल कम लिए जा रहे हैं, तो मैं और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स लूंगा। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, तो मैं थोड़े कम करूंगा। तो जिस तरीके का फीडबैक मुझे मिलेगा, उस तरीके से मैं अपने लेक्चर्स को मॉडिफाई करके और इफेक्टिव बना सकता हूं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।